शहर की सड़क जब गांव की पगडंडी में आकर मिलती है तो विकास की नई यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, यानी कि हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों के मायने अगर हम एक व्यक्ति के जीवन के रूप में देखें तो 75 वर्ष की उम्र के पड़ाव पर जब कोई व्यक्ति आता है तो वह अपनी तमाम सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर एक रिटायरमेंट सिचुएशन में आ जाता है। लेकिन जब हम भारत के परिदृश्य में इस बात के 75 वर्षों का आकलन करेंगे तो हमें इस बात को कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हम आज भी इन 75 वर्षों में बहुत पीछे चले हों। जिस तरह का मुकाम हमें हासिल करना चाहिए था उस तरह का मुकाम हम हासिल नहीं कर पाए। अगर हम आज भी हमारे जब देश के सरकारें और देश के नेता लोग टीवी पर आके इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को भारत में मुफ्त अनाज दिया, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि आज भी भारत में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इस संघर्ष की कहानी को हम लेके आए हैं आपके गांव के साथ, और गांव की विकास यात्रा के साथ हम महात्मा गांधी के उस ग्राम स्वराज के सपने को देखते हुए और हमारी जो सरकारें बनी है, जो भी आज़ादी के निर्माता हुए हैं, जो भी जिसके बाद सरकारें बनी, उन्होंने जिस तरह के सपने देखे थे गाँव के विकास के, उसी सपने को लेकर देखने हम लोग आपके सामने आए हैं। और आज हम पहुँचे हैं उदय रामसर गाँव। उदय रामसर गांव बीकानेर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब हम देश नौकरनी माता के मंदिर की तरफ जाते हैं तो ये प्रथम गांव जो आता है वो उदय रामसर है। उदय रामसर रियासत काल में बसा हुआ एक ऐसा गांव है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस गांव के विकास की कहानी रियासत काल से शुरू हुई है, और रियासत काल के बाद में हम आगे बढ़ाए उससे पहले हम इस गांव के जो विकास पुरुष है जिन्होंने इस गांव की स्थापना की, जो फाउंडर, उनके दर्शन करवाते हैं, उनको हम नमन करते हुए इस गांव की विकास यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो उदय राम जी की प्रतिमा के आपको दर्शन कराए और ये बात बताए कि ये जो हैं जिसका अनावरण 2009 के अंदर इस राजघराने की जो सिद्धि बादशाह थी उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये प्रतिमा उदय रामसर के अंदर सौंदर्यता की एक वैसी मूर्त है जिसको हम कह सकते हैं जब हम गांव के हृदय स्थल पर प्रवेश करते हो, मेन बाजार में आते तो इस प्रतिमा के आपको दर्शन होंगे। और इस गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए हम यहाँ के शिक्षाविद डॉक्टर मनमोहन सिंह से आपको मिलवाते हैं, उनसे जानते हैं इस गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। रामसर है वो 1688 के अंदर इसकी स्थापना हुई। रविवार का दिन था, रविवार का दिन था। और इससे पहले इस गांव के अंदर बागोड़ जाति के लोग रहते थे, तो नाल से माइग्रेट होकर आए थे। कुछ झानियाँ थी, झोंपड़े थे, तो वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। इस गांव को उदय सिंह जी ने बसाया, जो इस गांव के फाउंडर थे। बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, और अगर इतिहास की निष्पक्ष रूप से विवेचना की जाए तो मैं समझता हूँ कि बीकानेर के वो चाणक्य थे। और एक एपिसोड बड़ा अलार्मिंग है, पुस्तक के अंदर भी लिखा हुआ है, कई राइटर्स ने अपने अपने हिसाब से लिखा है। उसके साथ में कितना न्याय किया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस सब के अंदर जो उदय रामसर के जो फाउंडर है उदय राम जी, उनका बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। औरंगजेब के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर एक विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, और बनवाली दास है वो बीकानेर को ग्रैब करना चाहता था, और उसकी मंशा ये थी कि एक मुस्लिम स्टेट हो जाए। और जो लक्ष्मणनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर उसने उपद्रव भी किया, कई बकरे कटवाए, और प्रभु की जो प्रेमिसिस है उसके अंदर उसने उसकी अस्मिता को भी खंडित किया। इस सब के अंदर अनूप सिंह जी ने उसको मनाने के लिए कुछ अपने सामंतों को, कुछ सलाहकारों को भेजा, लेकिन वो असफल रहे। अंत में उदयराम जी को भेजा, तो अपनी सूझबूझ के कारण से उस एपिसोड को समाप्त किया। और उसके बाद में एक टैक्टिस से, एक राजनीतिक दृष्टि से उसको उसका वध करवा के और बीकानेर रियासत से हमेशा के लिए उसको हटाया। इसके कारण से उदयराम जी का जो महत्व था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और वो बीकानेर जो रियासत है उसके अंदर उनका बहुत ही पैरामाउंट पोजीशन थी। कुछ जो राजपूत थे शासक या सामंत थे वो थोड़ा सा खिन भी रहते थे, जिसके कारण से हिस्ट्री के अंदर उनको थोड़ा सा डाउन किया गया, क्योंकि उन्हीं के राइटर थे और निष्पक्ष न्याय करने में थोड़ी उनको दिक्कत आती होगी कि दूसरा गोटा मुखपा नहीं हो जाए। तो इस हिसाब से उनको जितनी उस हिस्ट्री के अंदर जगह मिलनी चाहिए थी उतनी तो नहीं मिल पाई, लेकिन उसकी कोई
कोई वो विशेष वो बात नहीं, क्योंकि उनके जो डीड्स हैं, उनके अच्छे काम हैं, वो सारे कहीं कहीं परिलक्षित होते हैं। और जब कभी भी इनकी विवेचना निष्पक्ष रूप से करते हैं तो उनका जो महत्व है इस बीकानेर स्टेट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से उदरामसर की स्थापना हुई। उदरामसर गांव की स्थापना से पहले अर्थात 1688 से पहले कुछ स्मारक यहाँ पर ऐसे थे, कुछ ऐसे जो परंपरागत वाटर रिसोर्सेज है उनके जो कई कार्यक्रम यहाँ चलते थे, जैसे तालाब है, गोसाना का तालाब है, तो वो यहाँ पानी वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलता था, तो वो गांव की बसावट से पहले का है। ठीक उसी प्रकार से एक जैन दादाबाड़ी यजेंद्र सूरी का मंदिर है, वो गांव से बसावट के 400 साल पहले का। तो कुल मिला के इस गांव की जो लोकेशन थी वो इतनी खूबसूरत थी कि चारों तरफ यहाँ टिब्बे थे, और वो टिब्बे भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो उन टिब्बों के आकर्षण के लिए यहाँ पर कई सीरियल्स भी बने, कई फिल्में बनी, और जो कलाकार आते थे बॉम्बे से, वो बीकानेर में चूँकि नज़दीक गांव था ठहरते थे, और फिर यहाँ पर उनकी शूट करते थे, उनकी लोकेशंस लेते थे। और इस गांव की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि विकास के, जैसे आपने कहा कि विकास बहुत अच्छा हुआ है, गांव नज़दीक है, उसलिए यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो सारी सुविधाएं मिली, और नाली की उत्तम व्यवस्था है, और यहाँ पर जो भी गलियाँ हैं या सड़कें हैं वो ठीक से है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सैनिटेशन भी यहाँ पर ठीक है, और हेल्थ हाइजीन के बारे में भी यहाँ समय समय पर एजुकेशन देने के लिए बाहर से भी आते हैं, और यहाँ के लोग भी काफ़ी जागरूक हैं। इस गांव के अंदर राइटर भी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चलाता हूँ। अनाराम जी सुदामा, जो राजस्थानी की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े पुरोधा हैं, वो भी इसी गांव के हुए। तो इस प्रकार से इस गांव के अंदर जो विकास की बात है वो मैं समझता हूँ कि एक आइडियल, एक आदर्श गांव है। डॉक्टर करण सिंह भी इसी गांव के रहने वाले हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से गांव का जो विकास है और गांव का जो माहौल है वो बहुत ही उम्दा है। तो उस ज़माने में चलती थी। तो सती प्रथा के बारे में अलग से कंसेप्ट है, उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो वीरांगनाएँ हुई हैं, हमारे समाज से भी हुई है, उन्होंने अग्नि स्नान भी किया है अपनी पवित्रता के लिए, अपनी अस्मिता के लिए। उनके स्मारक बने हुए, उनके मंदिर बने हुए। उस ज़माने की वो एक डिमांड थी, और अपने सतीत्व, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए उन्होंने जो मूवमेंट दिया, तो मैं समझता हूँ ये भी एक ग्लोरियस बात है, गाँव की बहुत बड़ी बात है। जब बात गौरव में इतिहास की होती है तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि भाई इस गांव का जो गौरव में, ये जो आप छतरियां देख रहे हैं, इस गांव में जो सती दादी जिनके नाम रूप में इनकी पहचान है, क्या भाई सीता कंवर, मोहन कंवर, ऐसी सती दादियां थी जो अपने उस समय के जोर करती थी। तो सती प्रथा जो थी वो कोई आज की पूरी तरह से इसमें बैन है, लेकिन आपको इस बात को समझना रहेगा सती का मतलब क्या होता है। क्यों आज की जो युवा पीढ़ी, उनका दिमाग में एक ही बात है, सती प्रथा मतलब गलत पड़ता थी। जब आपको ये चीज़ को समझना होगा कि जब परंपराओं की जो पराकाष्ठा, जब हम परंपराओं की अति पर हम जब आते हैं तो वो दुष्परिणाम देती है हमें। तो उस दुष्परिणाम से निकलने पर जब सती प्रथा के रूप में हमने जब इस बात का जिक्र किया, तो ये मान के सती प्रथा उस परंपराओं की पराकाष्ठा थी जिसके रूप में यहाँ के भारत सरकार ने उसको पूरी तरह से बैन किया। क्योंकि सती कहीं उतने, लेकिन सतीत्व जो था नारी का वो आज भी कायम है और पहले भी कायम था। क्योंकि सतीत्व के कारण ही मंदोदरी आज भी पूजी जाती है, सती अनुसुईया आज भी पूजी जाती है। तो सतीत्व का मतलब होता है कि आप परिवार के प्रति या अपने पति के प्रति समर्पित भाव से आप अपने आप को आगे बढ़ाए। तो ये बात हमारे युवा पीढ़ी को भी सोचनी बहुत ज़रूरी है कि जब आप परिवार का जिस तरह से आज विघटन हो रहा है, जो अकेले चलो नीति पर जो लोग चल रहे हैं, उनके लिए बात संदेश है कि भाई आप अगर परिवार में साथ रहेंगे और परिवार के प्रति आपका समर्पण भाव रहेगा, तभी आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी, इन सती माताओं से आपको प्रेरणा मिलेगी कि उन्होंने परिवार के प्रति जो समर्पण भाव दिखाया था, चाहे वो युद्ध क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो परिवार के साथ चलने का महत्व हो। तो इन्होंने जिस तरह की इन्होंने इस प्रेरणा को साथ में लेकर जिया है, तो वही प्रेरणा आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और साथ में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि परिवार के साथ जीना, परिवार के साथ। क्योंकि आपको याद होगा एक अमेरिकी पुस्तक थी, उसके अंदर एक जो अमेरिकी नागरिक जोसेफ थे, वो घूमने जब भारत आए तो उनसे ये बात का जिक्र किया गया भाई आपने भारत में क्या देखा। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैंने भारत में परिवार देखे, गाँव देखे। क्यों हमारे जो भारत का जो
परिदृश्य है, जो भारत की जो कल्पना है वो परिवारों में, सामाजिकता में विश्वास करती है। हम लोग परिवार के साथ रहते, तो ये जो नारियां हैं इन्होंने परिवार के प्रति जो समर्पण भाव अपना दिखाया था, इसी के कारण आज भी हर समाज का व्यक्ति, यहाँ गांव का हर व्यक्ति इनकी पूजा करता है। इनके साथ हर चौथ में यहाँ पे पूजा पाठ होता है। तो इसका कारण यही है कि इन्होंने अपने परिवार के प्रति जो समर्पण, अपने पति के प्रति जो समर्पण भाव जिस तरह से उन्होंने दिखाया था, यही कारण है कि आज भी इन्हें सती माता के रूप में पहचान मिली और सती माता के रूप में ही यहाँ पूजी जाती है। दोस्तों, इस गांव के भामाशाह विकास पुरुषों ने जिस तरह का विकास के पिरामिड इस गांव के अंदर बनाए हैं, आज उस पिरामिडों पे खड़ा होकर इस गांव का हर व्यक्ति कह सकता है कि ये मेरा गांव है, ये मेरा गौरव है। जिस विकास की भागीरथी को इस गांव की धारा में प्रवाह किया है और इस प्रवाह में हर गांव का एक व्यक्ति इसमें डुबकी लगाया है और इस गांव के विकास की माला में हर एक मोती पर एक इस गांव के हर एक व्यक्ति का नाम जड़ा हुआ है। आज जब हम विकास की बात करें तो हम आपको इस गांव के उस गौरवमयी लोगों के बारे में पहले बताना चाहते हैं। गौरवमयी जो शख्सियत है जिन्होंने इस गाँव का नाम रोशन किया है, जिन्होंने इस गाँव को आगे बढ़ाया है, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। दोस्तों, जब भारत के अंदर आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब छिड़ा था 1857 के अंदर, तभी इस गांव के जो उस समय के जो जन नायक थे, आज़ादी के जो जन नायक थे, तुल्ला राव के भाई थे गोपाल राव। उन्होंने इस गांव में गुप्त वेश में आकर इस गांव के लोगों के साथ मिलकर उस आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया था। फिर जब बात आज़ाद हिंद फौज की करें तो ब्रजलाल जी यादव जो इस गांव के थे, उन्होंने इस आज़ाद हिंद फौज के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाकर अपनी मातृभूमि के प्रति जो आस्था है इस गांव के लोगों की, उसको प्रदर्शित किया। साथ में जब हम बात करें 1971 की, जब 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तब भी इस गांव के जो कृष्ण यादव थे, उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा के इस गांव के की वीरता और इस गांव की जो मिट्टी के प्रति जो वफादारी है उसको निभाया। साथ में जब 1999 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, कारगिल युद्ध, उसमें भी इस गांव के ही महेंद्र सिंह जी यादव ने अपनी वीरता और अपनी शौर्यता का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, इस गांव के लोगों की जो रियासत काल के साथ जिस तरह से जुड़ाव रहा है, इस मिट्टी से जुड़ा रहा है, तो इस देशभक्ति की जो भावना है इस गांव के लोगों में, वो वाकई अद्भुत है। और इसी का प्रमाण है कि इस गांव के जो गजराज सिंह जी यादव, जगदीश सिंह यादव, पेमाराम कुमार, ये निर्मल सिंह जी यादव, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस गाँव के मान को बढ़ाते हुए और अपने आप में एक शहीद का दर्जा प्राप्त किया और इस गांव के गौरव को गौरवान्वित किया। साथ में अगर हम बात करें यहाँ के जो कर्नल रहे हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह जी यादव, सुरेंद्र सिंह जी यादव, जिन्होंने भी इस मिट्टी का मान बढ़ाया। साथ में अगर हम इस दिशा के अंदर और बात करें तो लक्ष्मी नारायण सिंह जी यादव रेलवे कमांडेंट में रहे, राजेंद्र सिंह जी यादव, फिर अगर हम बात करें सूरजाराम जी छिंपा जो पुलिस उपनिदेशक रहे हैं। इस तरह इस गांव के गौरवमयी इतिहास के साथ इस गांव के गौरवमयी लोगों ने जिस तरह से इस गांव देश के पटल पर इस गांव का नाम को रोशन किया है, तो आप समझ सकते हैं इस गांव के अंदर प्रतिभाओं की वो खुमार है, प्रतिभाओं के अंदर वो जोहर है कि इस गाँव की पहचान को विश्व पटल पर लेके गए हैं। साथ में अगर हम बात करें इस गाँव के गौरव को बढ़ाने वाले गौरव बोथरा, जिन्होंने मजिस्ट्रेट पद पर रहते हुए इस गांव के गौरव को बढ़ाया। साथ में अगर इस बात के अंदर राजस्थान साहित्य की हम बात करें, राजस्थान साहित्य के अंदर भी इस गांव के अन्नाराम सुदामा, जिनकी जो रचनाएं थी जो राजस्थानी भाषा के अंदर, वो चाहे अंधेरी आंखें हो या पिरोल में कुतरी बही, ऐसी कई रचनाएँ उन्होंने राजस्थानी भाषा में रच के इस गाँव के का जो राजस्थानी भाषा के अंदर जो लगाव है, जो राजस्थानी भाषा को जो हम लोग कहते हैं भी राजस्थानी भाषा को संघर्ष समिति जो यहाँ बनी हुई है, जिस राजस्थानी भाषा को मान लेता मिले, उसमें इस गांव का एक कदम था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इस गणित के आर्यभट्ट की, गणित के आर्यभट्ट उदाराम जी माटोलिया को कहा जाता था। उन्होंने एक कहावत थी कि उन्होंने जीवन में ऐसे गणित के सूत्रों का उन्होंने समाधान किया था और आसपास के लोग उनसे गणित के सूत्र जानने के लिए इस गांव के अंदर आते थे। तो इस तरह कह सकते हैं इस गांव के आर्यभट्ट उदाराम जी थे। और उनकी एक खासियत थी दोस्तों कि उन्होंने कभी भी अपनी जो सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद में जो पेंशन होती है उसका कभी अपने जीवन में उपयोग नहीं किया। उन्होंने वो सारी की सारी पेंशन गायों के लिए, चारों के लिए वितरित की और गायों के चारों के लिए गौ सेवा के रूप में दान दी। साथ में अगर हम बात करें इमरजेंसी का जब दौर आया था, तभी इस गाँव के नारायण सिंह जी राव ने जिस मुखर आवाज़ से इमरजेंसी का विरोध किया था, उसके कारण उनको जेल की यातना भी भोगनी पड़ी। तो इस गांव का जो जज्बा है देश के प्रति या
सेवा के प्रति वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इसके साथ ही जब हम आगे बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के अंदर भी इस गांव के जो केशराम जी डीडवाणी या गिरधर राम जी डीडवाणी ऐसी शक्ति से थी जिन्होंने संस्कृत के अंदर जो हमारी देव भाषा है उसके अंदर इस गांव को एक नई पहचान दिलाई। केशराम जी डीडवाणी के बारे में कहा जाता है कि रामसुदास जी महाराज के सानिध्य के अंदर रहकर उन्होंने घर घर गीता के ज्ञान को, घर घर बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारों का निर्माण कैसे, उस पर उन्होंने काफ़ी चर्चा की और काफ़ी लोगों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। गीता के श्लोक है, गीता का ज्ञान है, उन बच्चों को बताया। इस तरह से इस गांव के अंदर जिस तरह की प्रतिभाएं थी, उस प्रतिभाओं का हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विकास जो इस गांव के अंदर हुआ है वो वाकई इन प्रतिभाओं की देन है। साथ में अगर हम बात करें इस गांव के राजनीतिक क्षेत्र की, तो करण सिंह जी यादव एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने इस गांव की जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा होती है या राजनीतिक जो पहचान होती है उसको इस गांव को दिलाया। जी उन्होंने अलवर से और सांसद और बहरोड से विधायक रहकर इस गांव के जो गौरवमय इतिहास में जो राजनीतिक क्षेत्र का जो लिखवाया है, जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। अगर हम इस बात को और आगे तफसील से बात करें तो इसी गांव के जो गोवर्धन सिंह जी यादव थे, जिन्हें गांव का गांधी भी कहा जाता था, उनके बारे में हम आपको बताते हैं उन्हें गांव का गांधी क्यों कहा जाता था। क्यों? उनके जो विकास कार्य इस गांव के थे, क्योंकि वो सरपंच भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह का इस गांव के अंदर विकास कार्य किया, उनका एक कहना था कि जब कोई भी कार्य आप करते हो तो आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहिए। ये उन्होंने उदाहरण देते हुए लोगों को बताते थे कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की जिस तरह की रचना की थी, उस रचना के अंदर उन्होंने कहा था कि पराधीन सुख सपने उनाई, यानी आप जब किसी के ऊपर निर्भर रह जाएंगे कि भी कचरे वाला आएगा और हमारे घर से कचरा लेके जाएगा, नाली वाला आएगा, नाली की सफाई करेगा, फिर झाड़ू वाला आएगा, गलियों में झाड़ू लगाएगा, इस तरह अगर आप निर्भर रहेंगे तो आप उस तरह के भारत के, उस तरह के गांव की कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह का ग्राम स्वराज का सपना जो महात्मा गांधी ने देखा था वो आप पूरा नहीं कर सकते। तो उनका कहना था कि जो स्वच्छता का जो संदेश है, जिस तरह के से सरकारें आज हमें स्वच्छता का संदेश दे रही है, स्वच्छ भारत के बारे में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाकर स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना हमारे जो नेता लोग करें, उस समय आज से 30 दशक पहले इस गांव के जो गांधी थे गोवर्धन सिंह जी यादव, उन्होंने उस स्वच्छता का संदेश इस गाँव के लोगों को दिया। उन्होंने ये कहा कि भी जब आप किसी भी गली मोहल्ले से निकल तो आपको कहीं भी गंदगी दिखाई देती है तो आप ये मत सोचिए गली हमारी नहीं है, ये मोहल्ला हमारा नहीं है, आप वहीं पर उस सफाई के अभियान के अंदर लग जाए और सफाई कीजिए। क्योंकि आप अगर स्वच्छता का ध्यान देंगे तो आपके स्वास्थ्य पर अपने आप असर पड़ेगा और आप स्वच्छ रहेंगे। इस बात पे वो हमेशा जोर देते थे। उनकी खास बात ये भी थी कि वो अपने खुद को भी उस चीज़ के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व करते हुए खुद अपने हाथों से नाली साहब की सफाई हो या झाड़ू काटना हो, ये खुद अपने हाथों से करते थे। उन्होंने इस गांव के अंदर जो एक भामाशाहों के सहयोग से एक सार्वजनिक पुस्तकालय का भी निर्माण किया। उस सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्माण के पीछे जो उनकी भावना थी भी गरीब बच्चे जो हैं वो प्राइमरी की जो एग्जामिनेशन देते हैं उनके जो किताबें होती वो बहुत महंगी आती थी, तो यहाँ से लाइब्रेरी की स्थापना करके उन्होंने उन गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय का जो निर्माण किया, उसके तहत उनको किताबें निःशुल्क रूप से घर पे पढ़ने के लिए मिल जाती थी और अपने बच्चों के अंदर ज्ञानवर्धक किताबों की जो चीज़ें थी वो उससे माध्यम से वो उनके अंदर कंपटीशन फाइट करना हो या प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताबें हो वो उनको मिल जाए तो उनके जो प्रतियोगिताएं होती है, जो उनमें जो कंपटीशन होते हैं उसमें वो फाइट करने में अहम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, विकास के पथ पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बता दें कि इस गांव को हमने 4 भागों में विकास के रूप में बांटा है। क्योंकि इस गांव को अगर पूरी तरह से विकास को समझना हो इस गांव के, तो आपको इन पूरा ये वीडियो देख के इस विकास की कहानी को समझना होगा। हमने इस गांव को, क्योंकि इस गांव को एक बारे में हम कह सकते हैं कि ये गांव विकास की नगरी भी है और ये गांव आर्थिक नगरी भी है, ये गांव शिक्षा की नगरी भी है और ये गांव धार्मिक नगरी भी है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि भी इस गांव को हमने इन 4 चरणों में बांट के इस गांव के विकास की जो विश्लेषण हम कर रहे हैं उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि विकास के जो पथ पर इस गाँव के भामाशाहों ने जिस तरह का विकास पुरुषों ने जिस तरह का योगदान दिया है उसके बारे में हम बता सकते हैं। क्योंकि विकास हमेशा एक दूरदर्शिता की निशानी होती है। विकास का जब भी आप कोई काम करते हो तो उस दूरदर्शिता को परख कर, दूरदर्शिता के मायने समझकर आप आगे बढ़ते हैं। विकास की जो इस गांव में सबसे बड़ी धुरी के रूप में हम अगर किसी को पहचान देते हैं
और इस गांव के लोग जिसको कहते हैं कि इस गांव की जो विकास की एक धुरी है, जो इस महम कड़ी है, वो है यहाँ का मल परिवार। मल परिवार की पहचान एक विकास पुरुष के रूप में हुई है। उनकी जितनी भी पीढ़ियाँ आज तक, जो भी आज गांव के अंदर विकास का जो भी कार्य होता है, उनके परिवार का अहम योगदान होता है। अगर हम बात करें, कभी आज जब आज़ादी की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे, और आज उस समय भी यहाँ के लोगों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला मल परिवार, जिनकी सोच और जिनकी दूरदृष्टि को हम लोग अगर देखेंगे तो हमें वाकई हमारे युवाओं को बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि जब आज गूगल पे हम हर चीज़ सर्च करके ये देखते हैं भी भविष्य में क्या होने वाला है, इस चीज़ का कहाँ सारांश निकला। जब गूगल नहीं था तब भी यहाँ के लोगों की जो दूरदृष्टि थी वो वाकई काबिल तारीफ थी, और हमारे युवाओं को उनसे काफ़ी बहुत सीखने को मिलेगा कि 1934, आप याद कीजिएगा, 1934 के अंदर जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी, उस संघर्ष के दौरान, आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी हमारे इस मल परिवार ने इस गांव के अंदर प्रथम पाठशाला का जो निर्माण किया था, वो वाकई एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ था। भी आज़ादी में योगदान कोई ज़रूरी नहीं हम लड़कर दें, हम शिक्षित होकर भी एक आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने यहाँ पे एक प्राथमिक जो स्कूल है उसका निर्माण किया। देखो विद्यालय का रिजल्ट, जब से नया स्कूल में आया रिजल्ट विद्यालय का निरंतर बहुत ही बढ़िया है। क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा जा रहा है स्कूल का। और शाला दर्पण पर भी पिछले 3 साल से हमारा स्कूल 5 स्टार में चल रहा है। 5 स्टार रैंकिंग शाला दर्पण के राज्य द्वारा निर्धारित की जाती है। और सरकार द्वारा जो बच्चों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, बालिकाओं के लिए और कुछ बालिकाओं के लिए भी, क्योंकि क्लास 11 क्लास में हमारे पास बालिकाएं भी आती हैं, तो वो सारी योजनाएं विद्यालय में संचालित हैं। लेकिन कहते हैं भाई प्राइवेट स्कूल से आपको काफ़ी यहाँ पर टक्कर मिलती है। जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनकी कहते हैं शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा रहता है बनिस्बत सरकारी स्कूल के। तो क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में वो शिक्षा का स्तर नहीं होते हुए भी नहीं होता और प्राइवेट स्कूल में होता है, इसके क्या रीजन मानते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का स्तर ज़्यादा बेहतर है। ये हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल में तो क्रीम छट के आती है। ढेरों टेस्ट पास करके कोई विद्यार्थी गवर्नमेंट टीचर बनता है तो उसकी योग्यता में कमी कहाँ है? वो पूर्ण योग्य, अपनी सीट पर बैठने के लिए पूर्ण योग्य है शिक्षक जो भी गवर्नमेंट स्कूल में बैठा है, और वो बच्चों को पूरे मनोयोग से पढ़ाता है। कम से कम मैं अपने विद्यालय का तो कह ही सकती हूँ कि यहाँ पूरे मनोयोग से सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, और इसकी गवाही हमारा रिजल्ट देता है। तो ये क्या रीजन होते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा एडमिशन दिलाने के लिए पेरेंट्स है वो उत्सुक रहते हैं और नहीं कि सरकारी स्कूल? देखो, एक तो ये है कि भी उनको ये लगता है कि वही बच्चे जो हैं सारा दिन टीचर उनको घेर के बैठे रहते हैं, रटाते रहते हैं, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। टीचर बैठ के उनको रटा रहे हैं, होमवर्क कम दिया जा रहा है, स्कूल में बैठ के ही करवा रहे हैं। उनको लगता है कुछ हमारा वर्क घट गया इससे, इस तरह के कारण हो सकते हैं। कुछ जैसे कि सोसाइटी में ट्रेंड भी होता है, थोड़ा सा भी जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है उसको ये लगता है कि मेरा स्टेटस सिंबल है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल तो सरकार ने भी खोल दिए हैं और उसमें खूब अच्छे एडमिशन आ रहे हैं। तो ये भी समस्या खत्म हो गई है कि प्राइवेट ही इंग्लिश मीडियम स्कूल चलेगा। मैं इसलिए लिया हूँ, यहाँ 5-7 CBSE स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो उनको बीच बीच में काम मिलता रहता है। मेरे और मैंने आपको बताया PG नहीं MPhil होल्डर हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी सेवाओं की जरूरत पड़े व्यावसायिक रूप से, जैसे उनको कभी CD चाहिए, स्कूल की एक्टिविटी चाहिए, तो अब हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं, उनकी सोच की परिदृश्य के ऊपर एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करते हैं कि सन 1969 जब गांव के अंदर कोई भी ऐसी चिकित्सा सुविधा नहीं थी, उस दौरान उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया, उस चीज़ को समझा कि हमें इस गांव के अंदर जब शिक्षा का हमने मंदिर खोला है तो हमें कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने स्वास्थ्य के लिए इस गांव के अंदर एक प्राथमिक चिकित्सालय का निर्माण करवाया, जो उस समय का आसपास के गांवों का उस समय का सबसे बड़ा चिकित्सालय था। और उस चिकित्सालय के अंदर वो सारी सुविधाएं उन्होंने वहाँ पे नियुक्त करवाई ताकि लोगों को हर तरह की शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का भी सबसे ज़्यादा फायदा हो। ये हॉस्पिटल 1969 में यहाँ के भामाशाह जय कृष्णदास जिमल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा ओपनिंग की गई। मैं यहाँ पे 2016 से पोस्टेड हूँ और इसी गांव का निवासी हूँ।
इस बिल्डिंग में 10 कमरे हैं, 2 हॉल है, जिसमें कि 8 स्टाफ हैं, 2 डॉक्टर यहाँ पे है। एक सेक्रेटरी भाई साहब पानी घोल लूँ तो विकास यात्रा में हम आपको आज मिलवाते हैं उदय राम सर के नहीं भामाशाह जिनके परिवार की यहाँ पे बहुत सारी देन है, जिन्होंने यहाँ पे स्कूल भवन कई चीज़ों का निर्माण किया। उनसे जानते हैं उनके परिवार का यहाँ पे कैसा योगदान रहा है, तो कैसे वो उदय राम सर के बारे में क्या सोचते हैं। बसंत जी, मतलब आपका टीवीरासन में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका परिवार काफ़ी वर्षों से बाहर रह रहा है, फिर भी आपका गाँव के प्रति काफ़ी लगाव रहता है और आप यहाँ पे नित्य नए विकास के कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, आप भाग लेते रहते हैं। तो आपके परिवार की सबसे बड़ी देन ये उदय राम सर में क्या मानते हैं आप? हमारे पूर्वजों से चली आ रही है कि गांव के प्रति हम लोग समर्पित हैं, और ये हमारे दादाजी के पिताजी से चली आ रही है कि कुछ न कुछ सेवा भाव होना ही चाहिए। तो गांव में हमारे 3 प्याऊ हैं, एक जमीनों का सहयोग था और एक ठंडे वातानुकूलित पानी की मशीन लगा करके प्याऊ उद्यान सर में बैठाई हुई है। 3 मंदिरों का योगदान है, और भी समय समय पर अकाल पड़ता है तो उसकी लिए भी कुछ न कुछ सेवा होती है। अभी ये कोरोना काल में भी कुछ सेवा हुई है हमारे परिवार की तरफ से, और बराबर सेवा चलती रहती है। कईयों को घर बनवा करके दिया है, कईयों के बच्चों की शादियों के अंदर में सामर्थ्य अनुसार उनकी भी सेवा की गई है। तो परिवार की तरफ से गांव के प्रति हम लोग रूपेण समर्पित हैं। यहाँ प्रत्येक आदमी के साथ में हमारा भाईचारा है, हम हर आदमी को स्वस्थ प्रसन्न देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा सतत प्रयास हमेशा से रहता है और आगे भी रहेगा। उस समय भी यहाँ के लोगों का जो गौरवमय इतिहास है, जो उन लोगों की पहचान थी, वो उस समय भी कितनी बड़ी पहचान थी कि उन्होंने इस छोटे से गांव के अंदर एक चिकित्सालय के उद्घाटन के लिए उस समय के मुख्यमंत्री राजस्थान के उनको निमंत्रण देके उनके हाथों से उसका उद्घाटन करवाया। तो आप समझ सकते हैं कि इस गांव के लोगों की सोच दूरदृष्टि किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने की थी और किस तरह वो आगे बढ़ा रहे थे। और इस कड़ी में जब हम बात करते हैं विकास की, तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भाई जब बात स्वास्थ्य की होती है, शिक्षा की होती है, तो साथ में हमें हमारे संस्कारों की भी बात होती है, हमारे खान पान की भी बात होती है। तो जब गांव था उस समय साधन नहीं हुआ करते थे, उन्होंने इस तरह से गांव की एक संरचना के अंदर अपना एक योगदान दिया कि गांव के आसपास चारों दरों पे, जो दरें बोलते थे, जो गांव के रास्ते होते थे, उस समय जो रेत के टीले रेत में से गुजर के रास्ते निकलते थे, उनको हम दरें बोलते थे। तो उन दरों पर उन्होंने एक सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण किया। सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण मतलब आने जाने वाले जो भी आगंतुक होते हैं, जो भी इधर से गांव से एक गांव से दूसरे गांव में जाने आने का जो होते थे, उस समय ज़्यादा साधन नहीं होते, एक फटाक से दूसरे एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचा जा सके। तो उस समय जो साधन थे वो ऊँट गाड़ा या गाड़े या अपने पैदल चलने के साधन हुआ करते थे। तो उस समय भी उन्होंने इस बात का वही ध्यान रखा कि राहगीरों को कभी कोई परेशानी नहीं हो, कभी कोई उनको रास्ते में भटकने की कोई समस्या नहीं हो। इसलिए उन्होंने हर गांव के चारों कोनों में, चारों दरों पर एक प्याऊ का निर्माण करवाया। जो हमारे देश के अंदर जिस तरह से बेटियों की शिक्षा का अभाव था, तो उन्होंने इस कदम को उठाते हुए 1960 के अंदर एक चंदा देवी माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की और उस माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की और कन्या माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से जो गांव के अंदर जो बेटियों की शिक्षा, उसके अंदर उन्होंने अहम कदम बढ़ाया। दोस्तों, आपको इस गांव के बारे में एक खासियत बता दें शिक्षा के माध्यम से कि ये गांव 100% शिक्षित है और यहाँ के लोगों ने जिस तरह कन्या विद्यालय की स्थापना करके जो बेटियों की शिक्षा के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई, उसी तरह बहू और बेटी के बीच की जो खाई होती है उसको पाटने के लिए भी यहाँ के लोगों ने शिक्षा के अंदर एक कदम और बढ़ाई। जब
कोई गांव की बेटी यहाँ पे बहू बन के आती है तो उसकी शिक्षा के लिए भी इस गांव के लोगों ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और इसी का परिणाम है कि यहाँ की बेटियों के साथ साथ बहुएं भी शिक्षा प्राप्त करी और अपनी कि हर क्षेत्र के अंदर अपना योगदान दे रही है, चाहे वो प्रोफेशनल क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर यहाँ बेटियों के बराबर बहुएं भी अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में हम अगर बात करें, जब जल की बात आई, पानी की बात है, तो इस गांव के मल परिवार ने इस बार ने ही इस गांव के अंदर इस सार्वजनिक कुएं का निर्माण किया। इस कुएं की एक खासियत बताते, इस पानी को लोग अमृत के रूप में मानते थे, क्यों इस गांव का में जो जब घर घर नल नहीं था तब इस गांव के इस कुएं ने ही हर गांव के वासी की प्यास बुझाई थी। तो इस तरह कह सकते हैं कि हर घर नल जब नहीं हुआ करता था तो इस गांव का जो ये कुआं था वो गांव के लोगों के लिए अमृत साबित हुआ। अगर विकास पुरुषों की हम बात करें तो आगे इस कड़ी में हम एक और बात कर सकते हैं, बजाज परिवार। बजाज परिवार ने जिस तरह इस गांव के विकास में जो अपनी भूमिका निभाई वो एक इतिहास बन गई और इस इतिहास के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो आज की युवा पीढ़ी हो, चाहे हमारी कोई भी जनरेशन हो या गांव के आसपास के लोग हो या शहर के लोग हो, उन सभी के लिए एक प्रेरणादायी है कि जब आज हम हिंदू मुस्लिम रूप में अपने आप को झंडा लेके खड़े हुए, सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, सबसे बड़ा मुस्लिम मैं हूँ, तो उस समय उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की थी जो आज के युवाओं को, आज के हर वर्ग के समाज के व्यक्ति को ये सोचने के लिए काबिल कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किस तरह एक भाईचारे की मिसाल कायम की थी। जब गांव के मुस्लिम परिवारों के लिए यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं हुआ करता था, वो यहाँ से शहर जाके कब्रिस्तान के अंदर अपने शवों को दफनाने का काम करते थे। तो बजाज परिवार ने इस बात का एक अपने हृदय से इस चीज़ को महसूस किया कि इन लोगों को जो तकलीफ़ होती है यहाँ से वहाँ जाने की, जिस तरह साधनों का उस समय जो अभाव था, तो उन्होंने अपने द्वारा उनको ये बात कही कि आप हमारा ये जो खेत है उसमें आप अपना थोड़ा सा हिस्सा ले लीजिए और उसमें अपने कब्रिस्तान का रूप देख कर यहाँ पे अपने शवों को दफनाने का काम कीजिए। तो इस समय उन्होंने उस समय हिंदू मुस्लिम जो एकता जिसको हम कहते हैं, जिस भाईचारे की बात जो हम करते हैं, उस समय उन्होंने इस मिसाल को कायम किया। साथ में ही आपको ये भी जान के बड़ी खुशी होगी कि उस समय उन्होंने गोचर भूमि जिसका काम बात करते हैं गोदान के लिए आज जिस तरह लोग आगे बढ़े हैं, गौ सेवा को जिस तरह प्रमुखता के साथ सरकारें हों चाहे व्यक्ति हो आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने उस समय 300 बीघा लगभग भूमि को उन्होंने ऐसे ही दान दिया था कि अभी गोचर भूमि के रूप में उन्होंने दान दिया था। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने किस तरह इस गोचर भूमि को उन्होंने दान दिया और एक इतना बड़ा इतिहास उन्होंने रचा कि आज हम जब बात करते हैं ज़मीनों के भाव की, ज़मीन के लिए भाई भाई से कैसे अलग हो रहा है, तो उस समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखते हुए, गायों का ध्यान रखते हुए उन्होंने गोचर भूमि का भी जो दान दिया था वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। और आज भी उस निर्णय के लिए इस गांव वाले लोग सभी उन्हें आज भी इस बात के लिए याद करते हैं। साथ में जब हम जहां पे खड़े हैं, जो ये पोस्ट ऑफिस आप देख रहे हो, उप डाकघर जिसको हम लोग कहते हैं, इस उप डाकघर की जो ज़मीन थी वो भी इस परिवार के द्वारा ही, बजाज परिवार के द्वारा ही एक दान दी हुई ज़मीन है, जहाँ पे आज ये पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। और उन्होंने इस गांव की ज़रूरत को समझते हुए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पहले कहते हैं गांव वाले के बहुत दूर हुआ करता था, गांव से बाहर था, तो उसको गांव के बीचों बीच करने के लिए, और साथ में आप देख सकते हैं पास में एक ग्राम पंचायत भी है और इस पंचायत के पास में ये पोस्ट ऑफिस है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गांव के लोगों की सोच, जो दूरदर्शिता, उसका जो परिणाम था इसी गांव के विकास में उस भूमि को अहम कड़ी के रूप में साबित किया। और इस गांव के तहत तो इस तरह से इस मल परिवार ने जिस गांव के विकास की जो नींव रखी थी वो आज भी इस बात को याद दिलाती है कि वो परिवार के लोग, चाहे वो जानकी दास जी मल हो, हरिकृष्ण दास जी मल हो, या भैरूदान जी मल हो, या रामकिशन जी मल, मोतीलाल जी मल, ये तमाम ऐसे जो इस गांव के जो हमासा थे, विकास पुरुष थे, जिन्होंने इस गांव के अंदर विकास की जीवन नींव रखी। साथ में जब उनकी पीढ़ी तर आगे जब वो आगे बढ़े तो इसी गांव के जो ब्रजमोहन मल हो या बसंत मल हो, सागर मल हो, उन्होंने भी इस गांव के विकास में हमेशा तत्पर रहते हुए इस गाँव के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। जिसको घेवरचंद जी सिपानी, तो उनका भी जो कहते हैं कि भी उनका व्यापार बाहर था, देश विदेशों में था, और उन्होंने इस गांव के अंदर बहुत सारे विकास के लिए उन्होंने बाहर से अपने व्यापार को सिमटा के भारत के अंदर व्यापार किया, और व्यापार को करके उन्होंने यहाँ पे समाज की सेवा, गांव के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पे आए। और आज़ादी के बाद में जब गणतंत्र भारत का बना तो उस गणतंत्र में उन्होंने सबसे पहले इस गाँव का प्रथम सरपंच होने का गौरव
प्राप्त किया, उनके द्वारा विकास कार्य जो थे, उनके परिवार के द्वारा जो विकास कार्य थे, उसमें उन्होंने यहाँ पे जो चिकित्सालय है, जो लाइट की व्यवस्था कहते हैं, उस समय जो गाड़ी थी ना 4 व्हीलर, वो इस गांव में किसी के पास नहीं थी, तो उनके पास हुआ करती थी उस समय। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब 51 में भारत का गणतंत्र शुरू हुआ तो उस समय उन्होंने इस गाड़ी से वो यात्रा 4 व्हीलर से यात्रा करते, और उस गाड़ी का उपयोग भी उन्होंने यहाँ के गांव के लोगों को चिकित्सालय के लिए जब कहीं बाहर जाना होता तो उससे सार्वजनिक रूप से उसकी मदद किया करते थे। तो इस गाँव के लोगों में जो अपनत्व, जो भावना थी, उसी की कड़ी में ये बात कह सकते हैं हम कि भी विकास के जो मायने, जो पैमाने इस गांव ने जो उस समय रखे थे, वही कारण है कि इस गांव के लोगों की जो मजबूती है, जो विकास के प्रति जो आस्था है, वो आज भी कायम है। बोथरा परिवार ने भी इस गांव के विकास में अहम भूमिका निभाई। चंपालाल बोथरा जो इस गांव के कहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर थे, एक गोली से वो सर्दी जुकाम की जो समस्या होती है उसको दूर कर देते थे। तो उस गोली का असर ये होता था कि आपको सर्दी जुकाम जो होती है वो छू मंतर हो जाती है, और वो कबड्डी के भी काफ़ी अच्छे प्लेयर माने जाते थे। इसी तरह उनके जो पुत्र थे थानमल जी बोथरा, उन्हें भी इस गांव के विकास की अहम कड़ी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो विकास किया इस गांव के अंदर, वो शिक्षा से लेकर सामाजिक तौर पे हर धार्मिक क्षेत्र में हर तरह के से उन्होंने इस गांव के अंदर आदर्श विद्या मंदिर के भवन के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ में एक ऐसे भवन का भी उन्होंने, सार्वजनिक भवन का भी निर्माण किया जिसमें कह सकते हैं इस गांव के लोगों को सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए उस भवन को वो निःशुल्क प्रदान करते थे। गाँव के अंदर विशेष योगदान दिया। इस तरह दोस्तों हम अगर विकास की बात करें और अंधेरे में करें तो ये बात हो नहीं सकती। इस गांव के रामकिशन जी यादव जो मास्टर जी थे इस गांव के अंदर, उन्होंने गांव की रोड लाइटों की समस्या को देखते हुए, अपनी बहू बेटियों की समस्याओं को देखते हुए, जब रोड लाइटें जो बंद थी उनको उन्होंने शुरू करवाया। गांव के अंदर जो गंदे पानी की जो निकासी प्रॉपर रूप से उस समय नहीं थी, तो नालियों का निर्माण करा के रामकिशन जी यादव ने, और गांव के जो निकासी है, जो पानी की निकासी को बाहर, गांव के बाहर लेके जाके गया। उसी कड़ी में जब आबादी बढ़ी, आबादी के बढ़ने के साथ ही जब वापस इस गांव के जो मेन बाजार के अंदर जब पानी की समस्या हुई, गंदे पानी की निकासी की समस्या हुई, तो इस गांव के रामकिशन जी यादव मास्टर की पत्नी, जिन्होंने उस समय, जब कहते हैं ना इतिहास दोहराता है, जब उस समय पानी की निकासी के लिए जिन नालियों का निर्माण किया, उनकी पत्नी ने वापस इसी इतिहास को दोहराते हुए गांव के अंदर जो एक गौरव पथ बनाया, ताकि गांव के जो मेन बाजार के अंदर जिस तरह के पानी की समस्याएं होती थी, उन समस्याओं को दूर करते हुए उन्होंने इस गौरव पथ को बनाया। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको ये गौरव पथ दिखाए, और इस तरह से उन्होंने मेन बाजार के अंदर इस पानी की समस्या को, गंदे पानी की जो निकासी है उसकी समस्या को दूर करते हुए, जल भराव की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए इस गौरव पथ का निर्माण किया। और उनकी पत्नी जो संतोष देवी है, उन्होंने जिस तरह के इस विकास के नए नए आयाम अभी स्थापित करी है, ये कह सकते हैं इस परिवार का जो इस गाँव के विकास में जो योगदान है वो वाकई अद्भुत है। क्योंकि इस गाँव के जो गोवर्धन सिंह जी यादव थे, वो भी इस गाँव परिवार के सदस्य थे। उन्होंने इस गाँव के सरपंच रहते हुए जो विकास कार्य किए। मुझे मेरे गांव के ग्रामवासियों ने 2005 के अंदर प्रथम समय में मैं चुनाव लड़ा सरपंच पद के लिए, तो उन्होंने सरपंच पद पर मुझे पदस्थ किया। तो ये है कि मुझे सम्मानित किया, तो सम्मानित तो बीकानेर पंचायत समिति के अंदर 43 पंचायतें सम्मानित हुई। वो बात नहीं है मेरे लिए इम्पोर्टेंट, गांव के लिए इम्पोर्टेंट, ग्राम पंचायत के लिए इम्पोर्टेंट। अहमियत एक बिंदु लगता है जो कि उद्रांश ग्राम पंचायत का एक सरपंच गणतंत्र दिवस को, जिसको राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया था, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2009 के अंदर राष्ट्रपति महोदय की सेकंड रो में परेड में शामिल उसको किया गया। जब से पंचायत राज लागू हुआ, वहाँ से लेकर आज तक जिले, बीकानेर जिले में राज्य अतिथि का दर्जा एक ग्राम पंचायत उद्रांश के सरपंच को ही मिला। सम्मानित तो किया था, सम्मानित तो हिसाब के अंदर किया गया, वो भी राष्ट्रपति महोदय को श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा किया गया। लेकिन राज्य अतिथि सरकारी प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली भेजा गया, वो ग्राम पंचायत का नाम। उसके अलावा सम्मानित की रही
तो 2018 के अंदर राजस्थान बीजेपी सरकार थी। 1949 के अंदर पुलिस दिवस लिखा गया था, बताया गया है, और वो प्रथम टाइम मनाया गया था 16 अप्रैल 2018 को। तो जिले के अंदर मुझे पुलिस लाइन बीकानेर के अंदर IG महोदय, SP साहब महोदय द्वारा पुलिस सहयोग का सम्मानित किया। हमारे गांव दाता थे जिन्होंने गांव बसाया था। मैं बचपन से ही सुनता आया, मूर्ति मूर्ति मूर्ति। मुझे मौका मिला, सारी प्रक्रिया कैसे हुई वो पूरा गांव जानता है। आज गर्व से हम कह सकते हैं कि हमारे दाता ये हैं जिनकी मूर्ति लगी हुई है। हमारे लिए तो वो महाराणा प्रताप भी है, सभी कुछ। 2009 के अंदर अक्टूबर में इस मूर्ति का अनाउंस हुआ था, स्थापना गांव के संपूर्ण सहयोग से। ऐसा है विकास कार्य एक तो जो जनप्रतिनिधि है उसकी लगन होनी चाहिए। लगन होगी तो वो सोचेगा, उसका एक प्रारूप बनेगा। उस विकास के अंदर सहयोग के लिए एक चैनल होता है, चैनल की आवश्यकता है। जैसे पंचायत राज में अपना प्रमुख होना चाहिए, अपना प्रधान होना चाहिए, सरल स्वभाव का होना चाहिए, तो सरकार तक, राजस्थान सरकार तक। तो मेरे लिए तो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो भी प्रधान रहे, जो भी प्रमुख रहे, और अधिकारीगण छोटे से लेकर बड़े तक, सबसे मुझे भरपूर सहयोग मिला। और जैसा मैंने विकास चाहा, मैंने नहीं, जैसा गांव ने विकास चाहा, गांव के नागरिकों ने विकास चाहा, वैसा उन गांव के नागरिकों के दुआ, आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से और हर अधिकारी कर्मचारी ने, कोई भी अधिकारी कर्मचारी रहा है, उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया। इस कारण से के गांव में जब मुझे सरपंच पद पर बैठाया गया, उससे पहले और टैंक बना हुआ था कोई ज़माने में, उस पर बोर्ड लगा हुआ था, उसको 5 साल हो गए थे, ये टंकी कभी भी गिर सकती है। तो तुरंत फुर्द आज वो और टैंक बना हुआ है, जिला परिषद से वो टैंक। ड्रेनेज का काम है, पीने के पानी की समस्या। मेरे कार्यकाल में सरकारी सहयोग, सरकारी राशि से करीब 4-5 ट्यूबवेल बनी थी। काफ़ी कुछ और काफ़ी मीटरों में उनकी तादाद के पाइपलाइनें डाली गई गलियों में। विद्युत विभाग से चीफ से लेकर एक निचले स्तर तक के, निचले ग्रेड तक के कर्मचारी का मुझे सहयोग रहा। तो उन्होंने विद्युत विभाग संबंधी जितना काम हो सकता था उन्होंने बढ़कर, तो सारों का सहयोग था और वैसे ही सहयोग आज है। मैं सन 2015 में सरपंच निर्वाचित हुआ और उससे पहले मैं राजकीय सेवा में था। तो मैं सरपंच बनने के बाद मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं गरीब तबके को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करूं। उसके साथ साथ गांव की जो समस्या थी, मूलभूत सुविधा थी, जैसे गांव में गलियों में नालियाँ नहीं थी या टूटी फूटी थी, तो लगभग मैंने सोच लिया था कि मैं पूरे गांव की नालियाँ नहीं बनाऊंगा, वो मैंने बनाई है। इसके साथ साथ दूसरे भी है, जैसे सड़क बनाना, पानी की समस्या थी गांव में, तो उसके लिए मैंने कोशिश करके और एक ट्यूबवेल बनवाया, तो उससे वो पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या थी, उसका भी समाधान हुआ है। उसमें जैसे रोड लाइट की समस्या है गांव में, मैंने कोशिश की तो उसमें मैंने हाईमास लाइट लगाई गांव में 3, और रोड लाइट के लिए मैंने प्रपोजल भेजा हुआ था, लेकिन वो स्वीकृत हुआ नहीं। इस वजह से टाइम मेरा पूरा हो गया, हो सकता आगे वाला सरपंच उस कार्य को पूरा करेंगे। और उसके अलावा
पानी की थी, सड़क की थी, रोड लाइट की थी, सीवरेज की थी। सीवरेज की मेरे मन में थी कि गांव में सीवरेज लाइन डाली जाए, ये समस्या है। दूसरे गांव में ये काम हुआ है तो मैंने कोशिश की, लेकिन इसमें क्या है कि गांव वालों ने या जन सहयोग नहीं हुआ कि जो पानी सीवरेज का पानी कहाँ निकाले, उसमें लोगों ने विरोध किया। इस वजह से वो परियोजना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। मैं आनंद शर्मा, भूतपूर्व सरपंच। 1988 5 जून 1988 में सरपंच का चुनाव लड़ा था और गाँव वालों की सबकी सहायता से मैं सरपंच का चुनाव जीत पाया। मुख्य उद्देश्य यही था कि गांव का विकास कैसे हो। तो उस विकास के अंदर में जो हमारे पूर्व जो सरपंच साहब थे, गोवर्धन सिंह जी यादव, जो राजस्थान की विभूति थी, उनके किए हुए कामों को पूर्ण करने का काम हमारा था और उन्हीं के कामों को पूर्ण करने का उद्देश्य लेकर हम गांव में आगे बढ़े। जनता का हमें भरपूर सहयोग मिला। हमारे साथ जो पंच आए थे उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। हमारा समय, सरपंच का टाइम जो था वो बहुत कम था, फिर भी जहाँ तक हो सका हमने गांव के अंदर एक सरपंच साहब की लाइब्रेरी बनाई थी, उसके ऊपर में सामुदायिक घर बनवाया। लड़कों की स्कूल थी जिसके पीछे हमने एक लेब बनवाई और गांव के अंदर जो नालियों का काम अधूरा था उन अधूरे कामों को पूर्ण किया। तो ये चीज़ निर्भर करती है सरपंच के व्यक्तित्व के ऊपर, सरपंच के व्यवहार के ऊपर। मैंने सरपंच जीतने के बाद जो पहले मेरी ग्राम सभा हुई थी, मैंने यही कहा था मैं सरपंच मैं नहीं बना हूँ, गाँव का हर व्यक्ति मेरे लिए सरपंच बना, इस गाँव का सरपंच है। और गाँव के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति, गांव का कोई भी नागरिक मुझे किसी भी काम के लिए कहेगा, मैं हमेशा उसके लिए साथ तत्पर रहूँगा। सरपंच का काम होता है गांव के नागरिकों को सर्टिफाई करना कि गांव के नागरिक है नहीं है। इसके अंदर ही लोग बाग नागरिकों को इधर उधर टाइम देकर लोग चुप कर देते हैं। लेकिन मैंने कभी गाँव के किसी भी नागरिक को टाइम नहीं दिया, ये कहा कि लो भी लो। मुझे रास्ते में कोई मिल गया तो मतलब साइन करनी है, मैंने साइन कर दी। कई मेरे प्यारे दोस्तों ने कहा कि भाई आप पढ़ते नहीं हो, साइन कर देते हो। मैंने कहा भाई बेसिस से क्या लाएंगे, ये मेरा इस्तीफा लिख के ले आएंगे, उसमें क्या अर्थ है। ये आया आशा लेकर के और एक साइन मेरे को करनी है, बाकी बैंक लोन देगी या और आगे कोई गवर्नमेंट सहायता लेगा, ये तस्दीक है सरपंच के द्वारा कि मेरे गाँव का नागरिक है। गांव का जो विकास होना चाहिए उससे संतुष्ट तो आदमी कभी हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। जब मन में ये तमन्ना हो कि गांव का विकास होना चाहिए तो संतुष्ट होने के बाद में तो पानी फिर जाता है और उसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि संतुष्ट होने की बजाय गांव में विकास कैसे बढ़े, इस बात की चिंता हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और उसी के अनुरूप मैं समझता हूँ कि उधरामसर में विकास बहुत अच्छा हुआ है, खूब हुआ है, लेकिन आशा के अनुरूप जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। देखिए, गांव में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, सहयोग हेतु जो विकास होना चाहिए था उसके अंदर चिकित्सालय का भी निर्माण हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिला है, साफ सफाई के क्षेत्र में, नालियों के क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत जो बनी है अपने योग्यताओं के अनुरूप उन्होंने काम किए हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। यूँ कमियाँ जीवन में रहती है हमेशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे जिस अनुरूप की बात कर रहे हैं कि जिस अनुरूप नहीं हुआ है, आज उधरामसर की आबादी करीब 15,000 के आसपास है और यह जो युवा वर्ग है वो अधिकांश यहाँ भी है। खेल जगत के अंदर गांव की इच्छा थी और जब मेरी पत्नी सरपंच थी उस दौरान भी एक खेल गांव में स्टेडियम बनाने का निर्णय हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश और गांव के विरोधाभास की स्थिति के अंदर वो नहीं हो पाया, वो एक अलग कारण है। लेकिन खेल जगत के अंदर स्टेडियम की कमी रही है, ये भी होना चाहिए। दूसरी बात, मूलभूत रूप से मैं समझता हूँ कि उधरामसर के अंदर जो सिविल लाइन है ये सबसे बड़ी कमी है। इतना बड़ा गांव होने के बाद भी सिविल लाइन आज तक नहीं बन पाई, जिस कारण से लोगों को अपनी बड़ी कठिनाई महसूस करनी पड़ती है सिविल लाइन के कारण से। और जगह जगह लोग अपने जो लैट्रिन के कुएँ हैं वो सड़कों के ऊपर खोद दिए जाते हैं, उस कारण से आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होती है और बड़े वाहन जो है वो नहीं ले जाए जा सकते।
ये बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो सिविल लाइन यहाँ होनी चाहिए थी। खेल स्टेडियम भी यहाँ होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी स्वच्छता की जो है वो सबसे बड़ी कमी है, और जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको स्वच्छता पे ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए। 95 में सरपंच बने थे, 95 से 2000 तक, उस पीरियड में जो गांव में कमी थी, पानी का ओवरहेड जो टंकी थी वो टूट फूट चुकी थी, गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो एक नया टैंक, पानी का जो टंकी है वो हमने बनवाई थी, और 7 किलोमीटर पाइपलाइन भी गांव के अंदर डाली गई थी। पूरे गांव के अंदर विद्युत सप्लाई के अंदर है उसको भी सुधार करके, और 3 फेस लाइन जो डलवाई गई थी, और गलियों के अंदर डामर की सड़कें तक, एक इतिहास गवाह है इस बात का कि डामर की सड़कें किसी गांव में नहीं बनाई जाती, वो हमने यहाँ बनवाई थी। और नालियाँ हर गली के अंदर बनवाई थी, किसी प्रकार की कमी नहीं। विद्युत शिकायत निवारण के अंदर, पंचायत के अंदर औषधालय, ये अम्बेडकर भवन, रंगमंच भवन, फुटबॉल का ये स्टेडियम, फुटबॉल का जो मैदान है वो, सारी सेकेंडरी स्कूल के अंदर पुस्तकालय निर्माण, अनेकों ऐसे काम हैं जो हमने करवाए थे। और सारे सामाजिक काम के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास, जो प्रकार की योजनाएं हैं उनको मूलभूत रूप से हमने बहुत लंबे समय तक करवाया था। इस तरह हमने विकास की यात्रा के बारे में आपको बताया। इस गांव के जो मूल विकास की जो बात थी वो हमको आपको बताई। अब अगर हम बात करें इस गांव के जो आर्थिक विकास की, तो इस गांव के आर्थिक विकास के अंदर भी हम अगर बात करें तो इस गांव के लोगों का जो विकास है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कूलर की फैक्ट्री है, फिर यहाँ पे पापड़ भुजिया के काफ़ी कारखाने हैं। इस तरह से इस गांव के लोग काफ़ी सरकारी क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में इस गांव के अंदर ही काफ़ी सामाजिक भवन भी बने हुए हैं, चाहे वो महेश्वरी भवन हो, यादव भवन हो। हम बात करें यादव भवन की, आपको फ़ोटो दिखाए तो यादव भवन हो, चाहे इस गांव के अंदर बोथरा पंचायत का बोथरा भवन हो, समता भवन हो, इस तरह के काफ़ी भवन हैं जो इस गांव के अंदर बने हुए। ये स्कूल जो हम दिखा रहे हैं वो ये भी शिव प्रताप बजाज, जो आपको पता है बजाज परिवार के द्वारा 1974 के अंदर इस स्कूल का निर्माण किया गया था। इस तरह यहाँ पे काफ़ी सामाजिक भवन भी बने हुए हैं। साथ में जो और भवन है, जो कॉमर्शियल भवन है, चाहे करनी मैरिज गार्डन हो, गोविंद मैरिज पैलेस हो, या स्काई बर्ड हो, या उदयगढ़ हो, ऐसे काफ़ी भवन है जो यहाँ की जो आर्थिक समृद्धता है उसको दिखाते हैं, और इस आर्थिक जो इस गांव की जो प्रोग्रेस है उसको दर्शाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं इस गांव का जो आर्थिक जो तौर पे जो इस गांव के अंदर है, जो भी यहाँ के जो प्रवासी तौर पे काफ़ी लोग व्यापार के तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिर काफ़ी लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्षेत्र के अंदर भी यहाँ के काफ़ी लोग हैं जो CA, डॉक्टर, इंजीनियर, काफ़ी क्षेत्र के अंदर यहाँ के लोग काम करते हैं। तो इस तरह से इस गांव के लोगों की जो आर्थिक समृद्धता है वो काफ़ी बड़ी है, और इस गांव कह सकते हैं भी ये एक तरह से आर्थिक समृद्ध के तौर पे इस गांव को हम कह सकते हैं। साथ में अगर हम इस गांव के जब बात करेंगे इस गांव के जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी बनाई है। इस गाँव के ही हर तरह की शिक्षा, चाहे वो बेटी की शिक्षा हो, या बहू की शिक्षा हो, या बेटों की शिक्षा हो, उस हर कड़ी में इस गांव ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इसी का परिणाम है कि इस गांव के लोगों की जो शिक्षा के प्रति जो रुचि थी, जैसा कि हमने बताया था कि 1934 में जब इस गांव के अंदर प्राथमिक शाला का निर्माण हुआ, इस तरह इस गाँव के लोगों की जो शिक्षा के प्रति जो रुचि थी उसी का परिणाम है आज गाँव 100% शिक्षित है। वो चाहे महिला शिक्षा के अंदर हो, चाहे बेटों की शिक्षा के अंदर हो, गांव पूरी तरह से 100% शिक्षित है। और बहुओं की शिक्षा के अंदर भी इस गांव ने जिस तरह की मिसाल कायम की है वो वाकई अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा का रूप है और प्रेरणा लेने के विषय है। साथ में अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, तो इस गांव के अंदर BEd कॉलेज भी है, ITI कॉलेज है, साथ में भगवानी देवी स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। इसके साथ ही अगर बात करें रॉयल एकेडमी है, आर्यवर्त स्कूल है, कृष्णा पब्लिक स्कूल है, रॉयल एकेडमी है, आर्यवर्त पब्लिक स्कूल है, श्री राम पब्लिक स्कूल है। तो ये काफ़ी स्कूल हैं जो इस गांव के अंदर शिक्षा की जो बिगुल है उसको बजा रही है। और साथ में शिक्षा के अंदर इस गांव की जो पहचान है वो इस गांव को कह सकते हैं हम शिक्षा नगरी है, इस शिक्षा के रूप में इस गांव को एक पहचान दिला रही है। साथ में जो शिक्षा और संस्कारों का जो निर्माण होता है, RSS के द्वारा जो स्कूल बनी हुई है यहाँ पे आदर्श विद्या मंदिर, जिसके बारे में कहा, जिसकी जो है कोई शिक्षा के साथ जिस तरह से वहाँ पे संस्कारों का निर्माण है। आपको बताते दोस्तों, जिस आदर्श विद्या मंदिर की जब नींव रखी गई थी और आदर्श विद्या मंदिर को गांव के अंदर स्कूल खोलने की जब बात चली थी, तो इसी गांव के भामाशाह जो अग्रज सिंह जी यादव थे, उन्होंने उस स्कूल के लिए अपने खेत की 5 बीघा भूमि दान देकर उस गांव के स्कूल में अपनी अहम भूमिका निभाई। और साथ में उस स्कूल के भवन में भी अपनी अहम भूमिका निभाई अग्रज सिंह जी यादव। और ये कह सकते हैं कि इस गाँव के अंदर जो
भामाशाहों का जिस तरह की शिक्षा के प्रति योगदान है वो वाकई इस गांव के को शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाने वाला है और अहम कड़ी साबित हुआ हो। यही कारण है कि आज गांव को हम 100% से शिक्षित कह रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं इस गांव की जो शिक्षा के रूप में जो लोगों की रुचि थी शिक्षा के ऊपर, जिस तरह से गाँव के लोगों ने काम किया वो वाकई अद्भुत है। किसी ने खूब कहा था हमें कि अभी आप अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर इस देश के लोग अगर विशेष तौर से ध्यान दें, यहाँ की सरकार अगर विशेष तौर से ध्यान दे तो आप मान के चलिए कि आप आर्थिक समृद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो विषय ऐसे होते हैं जो आपको आर्थिक हर क्षेत्र के अंदर आपको समृद्ध बनाते हैं। इस तरह से इस गांव के लोगों ने शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे और सबसे ज़्यादा फोकस किया और यही कारण है कि आज ये गाँव शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के ऊपर भी काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। अगर हम इस गांव के धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो इस गांव के अंदर जब हम एंट्री करते हैं, गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक रामसुदा जी महाराज का आश्रम भी आता है और उस आश्रम के बारे में कैसे महाराज जो रामसुदा जी महाराज थे उन्होंने अपना अधिकतर समय इस गांव के भूमि पर देकर यहाँ से जो धर्म की धारा का जो प्रवाह किया था वो वाकई जन जन के मानस में पहुँचाया। और इस तरह से इसके पास ही हम ये गणेश धोरे की जो बात करें, गणेश धोरा है जो इस गाँव के अंदर कहते हैं ये गुरु गणेश जी है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो जो शिक्षा प्राप्त करें उन बच्चों के अंदर ये गुरु के रूप में काम करते हैं और यहाँ के साथ आसपास के लोग शहरों से लोग इस गांव में गुरु गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं गांव की जो धार्मिक पहचान है जो वो भी काफ़ी बड़ी है। इसी तरह से जब अगर हम बात करें जिंदती सूरी महाराज की जो दादा बाड़ी है इस गाँव के अंदर, जो प्राचीन दादा बाड़ी जो 1700 विक्रम संवत 1735 के अंदर इस गाँव के अंदर जो दादा बाड़ी बनी थी उसमें जो दादा जिंदत सूरी जी की जो चरण पादुकाएँ हैं वो इस गांव के अंदर रखी हुई है और वो इस गांव के जो पर्यटक क्षेत्र के रूप में भी हम कह सकते हैं इस गांव को एक नई पहचान दी। क्योंकि वहाँ पे जब दादा बाड़ी का जो मेला भरा जाता है उसमें काफ़ी तादाद में बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पे दादा गुरुदेव के दर्शन करने आते हैं। और साथ में अगर हम और धार्मिक दृश्य की बात करें तो यहाँ पर आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, यहाँ पे आप हनुमान जी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर। शिव जी के मंदिर के बारे में कह देते हैं यहाँ के जो भामाशाह थे दुर्गादास जी पुरोहित उन्होंने इस शिव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, साथ में गोगो जी के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया। और उन दुर्गादास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सामाजिक जो पहल है, एक प्रवासी तौर पर जब बाहर रहते थे तो जो समाज के अन्य लोग जो दूर दराज के गाँवों से आते थे, अलग अलग क्षेत्रों गाँवों से आके सूरत शहर जैसे महानगर में रहकर अपने जीवन को यापन करने के लिए आते थे, उन्होंने सूरत शहर के अंदर एक ऐसे समाज की स्थापना की, ऐसे गौड़ ब्राह्मण परिषद की स्थापना की जिसमें गांव समाज के सारे लोगों को एक मंच दिया, एक ऐसा स्टेज दिया उन्होंने क्या ताकि लोग अपनी बात को अपनी समस्या को उस मंच पर रख सके और सामाजिक एकता के एक परिचय देख करते हुए उन्होंने गौड़ ब्राह्मण परिषद की स्थापना की। और उनकी ये इस बात की खासियत थी उन्होंने उस अपने जो जीवन के अंदर जब तक वो रहे तब तक उस गौड़ ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष रहते हुए उस गौड़ ब्राह्मण परिषद का जो भवन है उसका निर्माण कराया, वहाँ पे जगह लेके एक अलग से गौड़ ब्राह्मण परिषद के भवन का निर्माण भी उन्होंने करवाया। इस तरह कह सकते इस गाँव के लोगों ने अपने कर्म क्षेत्र के अंदर भी और अपने जन्मभूमि के अंदर भी दोनों क्षेत्रों में अपना नाम इस गाँव के नाम को रोशन किया है। अगर हम बात करें जो यहाँ पे हरिराम जी मंदिर है या लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, जो सागर बाबू मल परिवार है जो उनके सदस्य है उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया है। साथ में सागर बाबू की हम खास बात आपको बताते हैं, जब अकाल का समय था आज से 2 दशक पहले, तो उन्होंने इस गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि गांव के आसपास के लोगों को भी अनाज का वितरण है, दवाओं का वितरण है, गायों के चारे का वितरण उन्होंने करवाया। इस तरह से उन्होंने एक जो सामाजिक जो इंसानियत होती है, जो सामाजिक जो सद्भाव होता है उसकी एक मिसाल कायम की। इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं इस गाँव को जो धार्मिक क्षेत्र के अंदर जिस गाँव ने जो पहचान बनाई है वह भी अद्भुत हुई। यहाँ के जो ज्योतिष विद्या के अंदर यहाँ के सुखदेव जी पिंपलवा जो थे उन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान इस गांव के अंदर दिलाई। कि ज्योतिष के अंदर कहा जाता है कि सत्यनारायण जी मंदिर के जो पुजारी जी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और साथ में कह सकते हैं कि जो कार्यवाहक सरपंच के रूप में भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए गाँव के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस तरह हमने इस गांव के जो विकास के जो चरणबद्ध आपको तरीके से इस गांव के विकास की जो कहानी है जो यात्रा लेके आए हैं उससे आपको ये बात का आभास हो सकता है इस गांव के विकास के अंदर जिस विकास रूपी माला के अंदर जो मोती है वो इस गांव के हर एक व्यक्ति ने अपने नाम का मोती पिरोया, तभी इस गांव के विकास की माला पूरी हुई है। और देखिए दोस्तों, गांव का जब विकास होता है तो आधुनिकता के साथ साथ विकास की ज़रूरतों का भी बढ़ती जाती है
और उन ज़रूरतों को समय समय पर सरकारें हो या यहाँ के गांव के लोग वो पूरा करते रहते हैं। अभी जैसे कि लोग बता रहे हैं भाई यहाँ पे पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो समस्या हम कह नहीं सकते उनको, क्योंकि समस्या वो होती है जिनका हम निस्तारण नहीं कर सकते। जिनका हम निस्तारण कर सकते हैं वो समस्या नहीं होती है, वो समस्या हमारे द्वारा बनाई हुई, हम भी उनको निस्तारित कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ के गांव के जो उप सरपंच अहमद सिंह जी यादव उनसे बात की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी कोशिश चल रही है कि हम गांव के अंदर जो नहर है उसका पानी लाने की कोशिश करें, उसका प्रयास करें। साथ में सिविल लाइन के बारे में भी उन्होंने बताया, इस गांव में जो सिविल लाइन की जो समस्या है उसका भी हम जिक्र करते उन्होंने कहा कि हम कोशिश करें गाँव के अंदर सिविल लाइन की व्यवस्था हो। तो ये समस्याएँ हम इसको इसलिए नहीं कह सकते, उसका निस्तारण के अंदर प्रोग्रेस पे है और निस्तारण जल्दी होने की संभावना भी हम इसको कह सकते हैं जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से इस गांव के जो विकास के अंदर जो अहम कड़ी थी उसको हम ले गए। लेकिन साथ में हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों, इस गांव की जो पहचान है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी धरा का जो पहचान होती है उसको कभी नहीं खोने देना चाहिए, क्योंकि इस गांव की पहचान को हम अगर बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये गांव है, ये मेरा गांव है और मेरी पहचान है। तभी हम इस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। साथ में हम आपको बात देते हैं यहाँ के उदयराम से के जो दौरे हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बीकानेर से नज़दीक होने के कारण से जो फिल्मांकन करने के लिए जो मुंबई से जो लोग आते थे वो भी इन दौरों की उनको काफ़ी पसंद हुआ करते थे। वो यहाँ पे काफ़ी फिल्मों का उन्होंने फिल्मांकन किया, चाहे वो फिल्में यादगार हो, येस माओ शेरा हो, ऐसी कई फिल्में हैं जिनका इन्होंने इस गांव के अंदर आके फिल्मांकन किया है। तो इस गांव की जो पहचान है वो दौरों के रूप में थी। और लेकिन आज जिस तरह से अवैध खनन, जो रेत का खनन जिस तरह से आधुनिकता के रंग में रंगे हुए कुछ लोग रेत के अवैध खनन का कार्य करें, उनको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी पहचान है। क्यों इन दोनों के रूप में हमने जो पहचान पाई है वो वाकई हमारे लिए पर्यटन स्थल के रूप में भी हमें नई पहचान देता थे और खास तौर से हमारी जो देश के रूप में भी जो पहचान थी इन दौरों की वो वाकई अद्भुत थी। और यहाँ पे जिस तरह से लोग घूमने आते थे, ऊँट पे सवारी करने आते थे, फिल्मों का फिल्मांकन करने आते थे, बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंगें होती थी, तो ये कह सकते हैं कि इन दौरों की पहचान को हमें कहीं नहीं खोना चाहिए। साथ में इस गाँव में जिस तरह से अवैध कॉलोनी या अवैध जो अतिक्रमण है उसके पे भी गांव वालों को फोकस करना चाहिए और साथ में इस आगे बढ़ाना चाहिए कि इस गांव के अंदर जिस तरह की अवैध कॉलोनियाँ बस रही है, जिस तरह से अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, उस पर भी इस गांव को विषय काफ़ी चिंतन मनन करना चाहिए। साथ में दोस्तों हम विकास के पथ पर जब आगे बढ़ते हैं तो विकास एक सामूहिकता की निशानी होती है। सामूहिकता के साथ जो प्रयास हम लोग करेंगे वो वाकई हमारे विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। इसलिए इस गाँव के जो काफ़ी लोग हैं, जो चाहे वो प्रोफेशनल क्षेत्र के अंदर हो, चाहे अपने सर्विस क्षेत्र के अंदर हो या व्यापार के क्षेत्र में, वो काफ़ी लोग बाहर रहते हैं, तो उन लोगों के साथ मिलकर, इस गांव के लोगों के साथ मिलकर एक इस तरह के जो शिविर है, जो प्रवासी सम्मेलन है वो करने चाहिए ताकि गांव के विकास में हम लोग आगे बढ़ सके और एक चिंतन मनन शिविर के माध्यम से गांव के आगे के विकास के बारे में हम सोच सके। जब प्रवासी व्यापारी हो, चाहे सभी क्षेत्र का व्यक्ति हो और गाँव के लोग सब मिलकर एक साथ बैठेंगे तो आप कह सकते हैं कि विकास की नए आयाम स्थापित होंगे और विकास के नई नई संभावनाएँ यहाँ पर तलाशी जा सकती। तो इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं गांव के लोगों को विकास के अंदर अहम भूमिका निभाने के लिए ऐसे ऐसे सम्मेलनों का भी आयोजन समय समय पर करना चाहिए। साथ में हम ये कह सकते हैं इस गांव के अंदर आपको जैसा कि हमने बताया हर क्षेत्र के अंदर इस गांव की प्रतिभाओं ने अपना योगदान दिया है। तो खेल एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये गाँव पीछे रहा है, तो इस गाँव के लोगों को इस पर भी चिंतन करना चाहिए, यहाँ के भामाशाहों को, यहाँ की सरकार को इसमें भी चिंतन करना चाहिए कि इस गाँव के विकास में जो खेल है वो अहम भूमिका है और खेल के पटल पर भी इस गांव को विशेष ध्यान देते हुए यहाँ पे खेल मैदान का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पे बच्चों के खेल के लिए भी कुछ छोटे छोटे क्लब हाउसों का, पिकनिक स्पॉट का भी निर्माण हो तो गांव की जो सुंदरता है, जो भव्यता है, उसमें चार चांद लग सकते हैं। इस गांव के खेल जगत के अंदर रामानंद सिंह यादव हो या कन्नीदान मेघवाल हो, इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है वॉलीबॉल के अंदर, लेकिन जिस तरह की प्रतिभा इस गांव के अन्य क्षेत्रों के अंदर है उस तरह की प्रतिभाओं का विकास खेल क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ। तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि खेल क्षेत्र के अंदर भी हमें इस गांव की अहम भूमिका निभा, तो इस गांव के अंदर खेल के विकास के भी अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए और इस पे विषय भी हमें चिंतन मनन करना चाहिए। जिस तरह से इस गाँव ने विकास की जो यात्रा की और विकास के जो मायने स्थापित किए हैं, इससे हम कह सकते हैं जो महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज के सपने को इस गाँव ने जिस तरह से साकार किया है वो वाकई अद्भुत अविस्मरणीय है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन ललित सेन के साथ मैं गौरी शर्मा, टीवी राजस्थान।